ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत आज अपनी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसका पूरे टॉपिक थर्ड यूनिट का पूरा जो नेम है वह है पाठ्यक्रम संलग्नता के क्षेत्र या स्थल। तो इससे संबंधित जो भी हमारे टॉपिक्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इससे संबंधित जो है पाठ्यक्रम के प्रभावी संचार के लिए संदर्भ चयन में विद्यालय दर्शन और प्रशासन की क्या क्या भूमिका होती है, इसके बारे में इस यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल से संबंधित होती हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे शिक्षण एवं अधिगम में ढांचागत सहयोग की जो भूमिका होती है, व्यवस्था होती है, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कैंटीन आदि की क्या क्या भूमिका होती है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पाठ्यक्रम संलग्नता के क्षेत्र या स्थल के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रभावी संचार से आशय उन तथ्यों एवं व्यवस्थाओं से है जो पाठ्यक्रम के विकास एवं क्रियान्वयन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण किसी एक तत्व के द्वारा नहीं होता है कि टीचर ने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ उद्देश्य बनाए और कुछ नियम कायदे पाठ्यक्रम के अंतर्गत बना के पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया तो पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया। वो तो एक स्टेप होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम के विकास में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का सहयोग भी होता है। इन तथ्यों का संबंध समाज, विद्यालय एवं मानव से होता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य मानव का चहुमुखी विकास मार्ग को प्रशस्त करना होता है। इसके लिए उसमें समय समय पर परिवर्तन करना भी होता रहता है। इस परिवर्तन के मूल में अनेक प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय शक्तियाँ कार्य करती हैं। पाठ्यक्रम को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए तथा प्रभावी स्वरूप के निर्धारण में विभिन्न तत्वों का योग होता है, सहयोग होता है, जिन्हें पाठ्यक्रम संचार के आधार के नाम से जानते हैं। पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रमुख आधार होता है विद्यालय दर्शन तथा प्रशासन। विद्यालय दर्शन तथा प्रशासन पाठ्यक्रम के स्वरूप को निर्धारित करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव का प्रदर्शन करता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप सदैव सामाजिक आकांक्षा के अनुरूप होता है। सामान्य रूप से अगर ये देखा जाए कि जिस विद्यालय की व्यवस्था एवं दर्शन सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप होगी, जो समाज जो उम्मीद रखता है, जो समाज के कार्यकलाप होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो होता है, तो उस विद्यालय की छवि समाज में अच्छी होती है तथा प्रत्येक अभिभावक उस विद्यालय में अपने छात्रों को प्रवेश दिलाना चाहता है। इसके विपरीत जिन विद्यालयों का दर्शन समाज की आकांक्षा के अनुरूप नहीं होता उन विद्यालयों में अभिभावक अपने बालकों का प्रवेश नहीं चाहते हैं। तो विद्यालय का जो स्वरूप होना चाहिए वो समाज की आकांक्षाओं के अनुकूल ही होना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय का दर्शन, संस्कृति तथा प्रशासनिक व्यवस्था ही पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो अब हम इसके संदर्भ में सबसे पहले जो क्षेत्र है वह स्कूल और स्कूल दर्शन। तो स्कूल दर्शन का क्या प्रभाव होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या इसका स्वरूप होना चाहिए। भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली पुराने समाजों की ज़रूरतों के अनुरूप ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक परिवर्तनों, बढ़ती जनसंख्या तथा प्रौद्योगिक के विकास अनुरूप बहुत से परिवर्तनों और सुधारों से गुजरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालय शिक्षा ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। इन मुख्य सुधारों का अवलोकन करें तो विद्यालय की अवधारणा को समझा जा सकता है। तो अब इसका जो टॉपिक है स्कूल शब्द का आरंभ। स्कूल शब्द क्या है? तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द से हुई है। जो स्कूल शब्द है वो यूनानी शब्द से जाना जाता है। यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है अवकाश। अवकाश को स्कूल के साथ संबंधित करने का कारण यह है कि प्राचीन यूनान में उदार शिक्षा जनसाधारण के लिए नहीं थी। उदार शिक्षा प्राप्त करना केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों का ही विशेषाधिकार था, क्योंकि इनके पास संस्कृति के उच्च आदर्शों के निर्माण के लिए पर्याप्त अवकाश हुआ करता था। पहले का जो समय था
वहाँ लोग सिर्फ अपने कार्यकलाप से मतलब रखते थे, शिक्षा से मतलब नहीं रखते थे। शिक्षा को एक साइड वर्क माना जाता था। तो यहाँ जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, उनमें ये एक धारणा थी कि जो अवकाश होगा उसके अकॉर्डिंग संस्कृति के उच्च आदर्शों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे टाइम पास के लिए लोग बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें आज के टाइम में करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो वहाँ मनोरंजन या अवकाश का टाइम का जो था वहाँ यूटिलाइज किसके द्वारा होता था? संस्कृति के उच्च आदर्शों के निर्माण के लिए। तो प्राचीन काल में लोगों का जीवन बहुत ही सरल होता था। चर्च और परिवार ही या धर्म परिवार ही बच्चों को शिक्षा देने का प्रमुख साधन होता था। तो बच्चा अपने माता पिता के साथ ही जीवन गुजारता था। परिवार ही बच्चे को वे सब क्रियाएं और अनुभव प्रदान करता था जो उसके सामाजिकरण तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती थी। बाद में धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में यह उद्देश्य पूरा किया जाने लगा। परंतु जैसे जैसे समाज जटिल होता गया और उसका ज्ञान कोश बढ़ता गया, स्कूल जैसी औपचारिक संस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि इनसे अलग मंदिर, मस्जिद और चर्च से अलग भी एक ऐसी संस्था की व्यवस्था की जाए जहाँ सारी चीज़ों का एक कोऑर्डिनेशन हो। नई पीढ़ियों को कुशलतापूर्वक सांस्कृतिक विरासत प्रदान करने में या परिवार तथा अन्य औपचारिक साधनों को अपर्याप्त समझा जाने लगा, तब मिस्र, चीन, भारत, रोम, बेबीलोनिया में लेखन तथा गणित के विकास के साथ स्कूलों का गठन प्रारंभ हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? मिस्र, चीन, भारत, रोम तथा बेबीलोनिया एक कंट्री है में लेखन तथा गणित के विकास के साथ स्कूलों का गठन आरंभ हुआ। प्राचीन काल में स्कूल केवल पुरोहित वर्ग के लिए हुआ करते थे, जिसे समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे। परंतु आधुनिक युग में स्कूली शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा जनसाधारण के लिए भी आवश्यक समझी जाने लगी। तो इससे क्या हुआ? स्कूलों का आरंभ हुआ। स्कूल शब्द का प्रारंभ हुआ, उसके बाद ही स्कूलों के गठन का आरंभ हुआ। तो ये तो हो गया स्कूल शब्द का आरंभ और कैसे गठन हुआ, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट है स्कूल क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।